नमस्कार। आज हम शिक्षण विधि टीचिंग मेथड्स में नाटकीयकरण को देखेंगे। नाटक के द्वारा प्रायः किसी भी घटी हुई घटना को लोगों के समक्ष वास्तविक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों को अपनी अपनी भूमिका होती है और वो उसी रूप में प्रदर्शित करते हैं। नाटक के माध्यम से दिखाया हुआ चीज़ लोगों को अधिक लंबे समय तक याद रहता है, तो शिक्षण प्रक्रिया में भी नाटकीयकरण का प्रयोग किया जाता है, जिससे बालक किसी भी शिक्षण आदर्शों जो भी घटना को दिखाया जाता है, कहानी को भी जो दिखाया जाता है, बालक उसको अधिक लंबे समय तक याद रखते हैं। तो आइए हम नाटकीयकरण को देखते हैं। अनुकरण करना यानी नकल करना मानव का स्वभाव है। जब वह किसी वस्तु को या किसी चीज़ का नकल करता है या किसी व्यक्ति की नकल करता है तो उसे एक प्रकार की आनंद महसूस होती है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अभिनय, अर्थात किसी भी अवस्था को यानी कि नाटक कहते हैं। नाटक शिक्षण द्वारा मानव स्वभाव का अध्ययन सरल हो जाता है। बालक नाटक द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत मानव व्यवहार को समझने में समर्थ हो जाता है। इस विधि के प्रयोग से अध्यापक छात्रों को काल्पनिक रूप में ही सही पर वास्तविक स्थिति में ले जाते हैं, यानी कि जो भी शिक्षण संबंधी कहानियाँ होती हैं उन्हें नाटक के रूप में दिखाया जाता है, जो कि वास्तविक रूप से उसे नाटक को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी कक्षा में रहते हुए भी वास्तविक स्थिति का अनुभव कर लेते हैं। नाटकीयकरण विधि। नाटकीयकरण का अर्थ है कुछ विशेष किस्म के प्रकरणों या प्रसंगों को पढ़ाते समय वास्तविक कक्षा गति स्थिति में अनुरूपित परिस्थिति का प्रयोग। इस कौशल का प्रयोग द्वारा अध्यापक छात्रों को काल्पनिक रूप में ही सही वास्तविक स्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि उस नाटक को वास्तविक रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, जिससे उन्हें सच्ची घटना लगती है देखने पर। यह कुशलता बच्चों को पढ़ाने सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर देता है। यह शिक्षण प्रक्रिया में इसका अहम भूमिका होता है नाटकीयकरण का, और यह बच्चों को सीखी गई विषय वस्तु को समझने में सहायता करती है। इसके अलावा यह कुशलता बच्चों को अभिप्रेरणात्मक स्तर को बनाए रखने में भी सहायता देती है, यानी कि अगर आदर्श वाली अच्छी चीज़ों को, हमेशा मोटिवेट करने वाली चीज़ों को नाटक के रूप में दिखाया जाए तो बच्चों को यह सहायता करती है, हमेशा मोटिवेट करती है। यह अध्यापक द्वारा प्रशिक्षण तथा अभ्यास के द्वारा अर्जित की जा सकती है। इस कुशलता का जब प्रयोग यानी कि नाटकीकरण का जब प्रयोग किया जाता है तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है। छात्र अपने आप को ठीक उन जैसी परिस्थितियों में प्रस्तुत करते हैं जिन परिस्थितियों में उन्हें अपनी भूमिका अदा करनी होती है, और वह प्रतिक्रियाएं दर्शाते हैं और वैसे ही अनुभव से गुजरते हैं जैसे कि वास्तव में हुआ था। अगर रामायण को दिखाया जाए, उदाहरण में ले लिया रामायण, और रामायण को जिस तरह से घटना उसमें घटी है उसको उसी रूप में दिखाया जाएगा नाटक के रूप में बच्चों के सामने, और जो भी उसमें आदर्श चीज़ होंगे, अच्छी चीज़ होंगे, वो उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। नाटकीयकरण के घटक क्या हैं? तो स्थिति की उपयुक्तता। नाटकीकरण के कौशल का प्रयोग किसी भी स्थिति में अबाध रूप से नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष परिस्थिति में इस कौशल का उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जाता है, जैसे युद्ध के दृश्य का नाटकीकरण करते समय यानी कि नाटक दिखाते समय इस कौशल के प्रयोगकर्ता को अपनी वाणी, आवाज़ और हाव भाव जो भी है, हाव भाव को युद्ध की स्थिति के अनुरूप बनाना होगा और उसी के अनुसार उसके चेहरे पर भी वैसे ही भाव व्यक्त होनी चाहिए। जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है, उसे नाटक के रूप में दिखाया जा रहा है, तो जितने भी उसमें भूमिका अदा कर रहे होंगे युद्ध लड़ाई क्षेत्र की, तो उन्हें उसी रूप में वहाँ पर प्रदर्शन करना होगा और अपने शारीरिक हाव भाव को भी उसी तरह दिखाना होगा, ताकि लोगों को लगे कि यह वास्तविक घटना है। संवाद का प्रयोग।
वाणी और स्वर हाव भाव के साथ तालमेल बैठाकर बोले गए संवाद मुद्रित या लिखित शब्दों में प्राण फूंक देते हैं। संवाद में प्रयुक्त भाषा विद्यार्थी श्रोताओं की परिपक्वता के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जो भी भाषा वहाँ लैंग्वेज यूज होता है नाटक में, जो दिखाया जा रहा है नाटक, वो सरल होनी चाहिए ताकि जो देखने वाले लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हो या अन्य श्रोता हो, अन्य लोग हो, उन्हें वो चीज़ आसानी से समझ में आए। अगर कठिन शब्दों का उच्चारण वहाँ पर किया जाएगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे। वार्तालाप की भाषा। संवाद में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बुक में लिखा हुआ है पूर्ण रूप से वैसी नहीं होनी चाहिए। इसमें स्थानीय बातचीत में प्रयोग किए जाने वाले शब्द और स्थानीय बोली के शब्द भी होनी चाहिए। यानी कि आम बोलचाल जो भाषा प्रयोग किया जाता है उसको वहाँ पर प्रकट करना चाहिए। ऐसी भाषा सभी लोगों को आसानी से समझने योग्य होती है। ऐसी भाषा को लोग सरलता से समझते हैं। दूसरी ओर अधिकांश श्रोता साहित्यिक भाषा को पसंद नहीं करते। यानी कि जो साहित्यिक बुक में लिखा हुआ है, जिस नाटक को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अगर वही लैंग्वेज को, कठिन लैंग्वेज को प्रस्तुत किया जाए तो श्रोतागण नहीं समझेंगे। शब्दोच्चारण की शुद्धता। शब्द का उच्चारण कैसे करना है, तो नाटकीकरण की कुशलता में उच्चारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि उच्चारण, जो भी उच्चारण किया जा रहा है उसको शुद्ध रूप से किया जाना चाहिए। गलत उच्चारण से विद्यार्थी या श्रोता पर प्रभावकारिता नष्ट हो जाती है। अगर गलत उच्चारण करने लगे, बार बार वाक्यों को गलत बोल दिया जाए, तो जो भी देख रहे हैं वहाँ पे वो रुचि उसमें नहीं लेंगे, नाटक में रुचि नहीं लेंगे। वाणी में कोई भी दोष जैसे अनुनासिकता, भाषणबाजी आदि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इस कुशलता की मूल भावना ही लुप्त हो जाएगी। जो शब्द है हाव भाव के अनुसार ही प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे किसी को बुलाना है, वहाँ पर कोई पुकार रहा है किसी को बुलाने के लिए, तो उसको उसी रूप में वहाँ पर प्रकट किया जाएगा हाव भाव। भूमिका के साथ सामंजस्य 5वां नंबर है। इस कौशल का उपयोग करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह उसे सौंपी गई भूमिका के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर ले। यानी कि जिसको जो भूमिका निभाना है वो उसी रूप में अपने विचारों को व्यक्त करेगा। उसका व्यवहार, वेशभूषा, साज सज्जा, प्रतिक्रियाएं और मुख मुद्राएं आदि भूमिका के अनुसार होनी चाहिए। जैसे किसी को राजा की भूमिका निभाना है तो वह अपनी वेशभूषा को उसी रूप में रखेगा। उसकी वेशभूषा, बातचीत का ढंग, हाव भाव आदि राजा जैसी ही होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर उसकी भूमिका की सारी सुंदरता बिगड़ जाएगी। अगर कोई राजा की भूमिका निभा रहा है और उसे भिखारी की ड्रेस पहना दिया जाए तो वो अच्छी रूप में घटनाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा और लोग रुचि भी नहीं लेंगे देखने में। भूमिका के प्रति जागरूकता। अभिनेता या अध्यापक को अपनी भूमिका के बारे में जागरूक रहना चाहिए। उसे स्थिति के अनुसार ही कंठस्वर और हाव भाव का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यकलाप स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। नाटकीकरण का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है यहाँ मानव स्वभाव का अध्ययन। नाटकीकरण का उद्देश्य मानव स्वभाव के वास्तविक रूप को दर्शाना होता है। यानी कि जो घटना घटी हुई है उस चीज़ को नाटक के रूप में दिखाया जाता है और उसे वास्तविक रूप में, यानी कि लोगों को लगे कि ये घटना अभी ही घट रही है, जो दिखाया जा रहा है वो सचमुच हो रहा है। वास्तविक जीवन का सभी प्रतिरूपों को नाटक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। यह मानव के स्वभाव का अध्ययन करके उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि मानव के स्वभाव से संबंधित पिछले जितने भी घटना घट चुकी हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है लोगों के सामने। और नाटक के द्वारा हमेशा अच्छी चीज़ और आदर्शवादी चीज़ों को दिखाने का ही प्रयास किया जाता है ताकि लोगों में उन चीज़ों का नाटकों द्वारा बालकों का नैतिक विकास होता है। उन्हें सदाचार तथा शिष्टाचार का पाठ सीखने को मिलता है
अगर नाटक के माध्यम से आदर्शवादी चीज़ों को दिखाया जाए, मॉरल चीज़ों को दिखाया जाए, तो बालक का नैतिक विकास भी होता है और उससे वो अच्छी चीज़ भी सीखने का प्रयास करते हैं। अगला नंबर है, बालकों में बोलने की कला आ जाती है, अतः उनकी झिझक दूर हो जाती है, उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। जब बालक नाटक में अपनी भूमिका निभा रहा होता है, किसी व्यक्ति की भूमिका निभा रहा होता है, तो वो डायलॉग को बोलता है, जिससे उसमें बोलने की कला आ जाती है और वो धीरे धीरे जब स्टेज पर प्रदर्शन करता है तो उसकी झिझक, जो डर होती है, वो भी दूर हो जाती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। शुरुआत में बच्चों को जो भी प्रदर्शित करते हैं नाटक, उन्हें डर लगती है, लेकिन वो झिझक होता है, डर यानी झिझक, वो फिर दूर हो जाता है। नाटकीयकरण का गुण क्या है? नाटकीकरण के द्वारा किसी भी घटना या कहानी को वास्तविक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जो भी घटना घटी है उसे वास्तविक रूप से दिखाया जाता है। दूसरा, नाटकीकरण के द्वारा बालक को सरलता से किसी भी कहानी की समझ आ जाती है। जो भी दिखाया जाता है वो आसानी से समझ जाते हैं। तीसरा, नाटकीकरण द्वारा देखी गई घटना अधिक लंबे समय तक याद रहती है। नाटकीकरण द्वारा बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है। नाटकीकरण बालक के मानसिक क्षमता के विकास में भी सहायक होता है। नाटकीकरण के द्वारा बालक को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। दोष भी हैं, कुछ नाटकीकरण के गुण के साथ दोष भी हैं। छोटे बच्चों के साथ नाटकीकरण करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो डायलॉग का उच्चारण अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। नाटकीकरण के द्वारा अधिक समय का व्यय होता है, क्योंकि किसी घटना को जब दिखाया जाता है स्टेज पे तो अधिक समय भी लग सकता है। 2 मिनट में किसी भी घटना को नहीं दिखाया जा सकता। नाटकीकरण की विषय वस्तु कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती है। जैसे कुछ विशिष्ट बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। वहाँ पे नाटकीकरण का प्रतिरूप हमेशा वास्तविक नहीं होता, बल्कि काल्पनिक भी होता है, क्योंकि जब नाटक का प्रदर्शन किया जाता है तो काल्पनिक घटनाओं को अध्ययन कर उसे वास्तविक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नाटकीय वाक्यों को बोलने के लिए सीखने में बालकों को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई डायलॉग कठिन होते हैं, कुछ डायलॉग कठिन होते हैं, तो उनका प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसलिए वो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये शिक्षण विधि में हमारा नाटकीयकरण था, यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।